एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम बीपीएससी मेंस के जो 60वीं और 62वीं बीपीएससी मेंस का है क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेपर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो 300 मार्क्स के होते हैं 3 घंटे के लिए और 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं और 8 क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी होता है। तो आप 3 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सेक्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 क्वेश्चन सेक्शन थर्ड से सिलेक्ट करेंगे। तो आपके टोटल क्वेश्चन जो करने होते हैं 8 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। प्रिंस मैं ये बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे किस बुक से आप पढ़ेंगे तो हो जाता, और जो करेंट अफेयर है उसको भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी मैं सबका मॉडल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो कंटेंट है लेकिन उसको तैयार करने में टाइम लगता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक मॉडल आपको पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, पीपुल डिस्क्राइब द पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन जो 42 में हुआ उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किए बिहार में और कहाँ कहाँ से मुक्त ये आंदोलन निकला। जैसे सात छात्र जो शहीद हुए थे सेक्रेटेरिएट में, पटना सेक्रेटेरिएट में, उन सबका वर्णन के साथ है। ये राजेंद्र प्रसाद हो गए, श्री कृष्ण सिंह हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए। तो ये सारे जो लीडर हैं, ये जितने भी लीडर हैं बिहार के हैं 1942 में पार्टिसिपेट किए हैं। तो उन सब के बारे, जेवी कृपलानी जी हो गए, उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे कांग्रेस। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है बिहार पर्सपेक्टिव से। और किस तरह से इंडिया को मजबूती देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, एक मास मूवमेंट होता है तो बिहार से अलग जगती है। यहाँ भी पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की द्वारा की जाती है। बांकीपुर हो, क्लब हो, या भागलपुर में हो, मुजफ्फरपुर में हो, हर जगह से यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन जब करेंगे तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947। तो इस क्वेश्चन को आप बिहार पर्सपेक्टिव से तो देखेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखना जरूरी हो जाए। जैसे मैक्लो कमेटी हो गया, इस तरह से वुड डिस्पैच का एक कमीशन बना था तो जो एजुकेशन के लिए हुआ था 1854 में, उसका फिर से जो यूनिवर्सिटी का स्थापना की जाती है उस समय आज़ादी के समय 19वीं सेंचुरी में, तो उसको वर्णन करना। फिर से ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सारे जितने, कलकत्ता उस समय बिहार से लाइन था। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को वेस्टर्न एजुकेशन में आप सॉल्व। उस समय देखेंगे आईसीएसई एग्जाम में हमारा क्या योगदान रहा आज़ादी के समय 1923 में जो एग्जाम हुआ। उसके पहले जो टैगोर ब्रदर्स थे उनका क्या एजुकेशन पर योगदान रहा, और जितने भी इंडियन लीडर थे उनका एजुकेशन को लेकर कैसा थिंकिंग रहा, ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे तो इसका क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन हर बार आएंगे, ये सिलेबस में ही है। चाहे पटना कलाम पेंटिंग हो या मौर्य आर्ट हो या गुप्ता काल का आर्ट हो, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार पर्सपेक्टिव से। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद मौर्यन आर्ट होता है कि जिसका मतलब आर्किटेक्चर आज भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो पटना में हो, राजगिरी में हो, बराबर जो गया में बराबर केव्स हो, या कुमरार पटना में यक्षाक्षिणी का मूर्तियाँ हो, चंद्रगुप्त का मर्ज का जो प्लेस हो। तो ये सारी चीज़ें जो रॉक कट से मतलब सिंगल रोड का स्ट्रक्चर हो, तो ये सारी चीज जो स्ट्रक्चर थे या आर्किटेक्चर थे, ये आज भी मोनोलिथिक पिलर, ये सब चीजें आपको देखने, बुद्धा का भी मूर्ति देखने को मिलेगा। तो इस काल में आपको मॉडर्न आर्ट में बहुत सारे विजुअल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आज भी मतलब ये प्रेजेंट टाइम में भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप लिखेंगे। जैसे
व्हील ऑफ लॉ का जो अशोका धम का था थ्योरी, या शाफ्ट और फिलर जो मेन फिलर था, कैपिटल जो सपोर्ट करता था, वो सब सारी चीजें मौर्यन आर्ट में आते हैं, जिसको भारत ने एम्बलम राष्ट्रीय एम्बलम बनाया। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये पूरा मौर्यन आर्ट में स्तूपा, बुद्धा का स्तूपा जो देखने को मिलता है वैशाली में, या जो पिलर देखने को मिलता है लौरिया आर्य राज्य ईस्ट चंपारण है, नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण रामपुरवा में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें मॉडर्न आर्ट से जुड़ी हुई हैं। इन सबको आप वर्णन लिखेंगे और ये सब चीजें आपको बिहार के जो बिहार समग्र बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आए लगभग उससे आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप एक जगह मतलब कंसाइज नोट बनाएंगे तो ये आपके अगले एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आने ही होते। तो इसलिए आप पहले से ही नोट्स तैयार कर लें। फिर से ये फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी मिस्टिक कंसिस्टेंस ऑफ ए यूनियन ऑफ ओरिजिनल आइडिया विथ ए रिमार्केबल फ्लेयर फॉर टैक्टिस एंड अनकेनी इंसाइट इन द मास माइंड। गांधी की रहस्यात्मक में मौलिक विचारों का, दाव पेचों का सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है। व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स देखेंगे कोई भी गांधी जी का जो आंदोलन होता था एक तरह से चाहे हर अनटचेबिलिटी के खिलाफ हो या खिलाफत आंदोलन हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ नॉन कॉपरेशन हो, ये सारी चीजें कोई ना कोई आइडिया जो वैल्यूज के लेकर थे, जो आदमी का जो वैल्यू थे, रिलीजियस थॉट थे, इन सबको लेकर गांधी जी का थॉट था। उसी से लेकर आंदोलन, चाहे लिक्वर का जो विरोध करना हो, इंडियनाइजेशन करना हो, मतलब हमारे वस्तुओं का जो प्रचार करना हो चरखा के माध्यम से, तो ये सारी चीजें कहीं कहीं साल्ट आंदोलन हो, जो साल्ट सत्याग्रह हो, तो ये सारी चीजें गांधी जी के कहीं ना कहीं ये मौलिक विचारों में मेंशन हुआ करता था। और ये सारी चीजें अपने लाइफ में ये खुद का ये अपने लाइफ से जुड़े हुए होते थे, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे इंडिया में। तो सारी चीजें जो मौलिक विचार था उस सारी चीजों को ये अपने में कंसोलिडेट करके एक आंदोलन का माध्यम लेते थे, ताकि इसका ज्यादा इफेक्टिव प्रभाव पड़े। ये जैसे साल्ट हो तो साल्ट तो सभी खाते हैं, तो इनका साल्ट को चुनना, चाहे चरखा को चुनना, चरखा से खादी का बढ़ावा देना, तो इस तरह से ये चाहते थे कि इंडियन प्रोडक्ट का ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लिक्वर को बैन हो, क्योंकि विदेशी शराबी हमारे देश को बर्बाद कर रही थी, कल्चर को समाप्त करना चाहती थी, देवी देवताओं पर हमला करती थी मिशनरियों के द्वारा। तो इस तरह से गांधी जी जो भी कमी थी, जो भी मतलब अंग्रेजों के रूल में जो भी सही नहीं था, उसका विरोध एक इंडियन कंसेप्ट से करते थे। और इंडियन कंसेप्ट कहाँ से लेते थे? जो विचार था, मौलिक विचार था, उन सबको इनहेल करके सबको साथ लेकर ये विरोध करते थे, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन रॉलेट एक्ट हो या खिलाफत आंदोलन हो या साल्ट सत्याग्रह हो। इस सारी चीज़ों में, या फॉरेन का जो फॉरेन क्लॉथ का बाइकाट करना हो, तो ये सारी चीज़ें गांधी जी का विचारों में सम्मेलन था और उसको आंदोलन में ही कन्वर्ट करते थे। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक। फ्रेंड्स गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते थे, और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। जो कन्फ्लिक्ट होता था, जो गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इस पर क्वेश्चन पूछी थी, लेकिन दोनों लोगों का थॉट एक ही था। देश का जो विचार था, देश का जो ये नॉन कॉपरेशन के, गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रविंद्रनाथ टैगोर विरोध करते थे, लेकिन इनका जो भारत माता के फिगर बनाते थे, म्यूजिक था, इनका बंगाल लिटरेचर जो अमृत बाजार पत्रिका में जो लेख लिखे थे, ये सारी चीजें देश को एक अलग व्यू देती थी, भारत को एक माता के रूप में रिप्रेजेंट करती थी, एक देवी के रूप में रिप्रेजेंट करती थी। तो ये बहुत सारे काव्य रचना कर चुके थे और बहुत सारी चीजें लिख चुके थे जो हमारे संस्कृति से मेल खाती थी। और ये एक तरह से अंग्रेजों पर अटैक हुआ करता था, सांस्कृतिक माध्यम से लेकर लैखिक माध्यम से
के साथ है। साथ में जो पत्रकारिता का इनका जो विचार था, ये भी एक अलग ही विचार था, जो गांधी से पहले इनका अलग योगदान हो। देखे होंगे कि नाइटहुड को उपाधि दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, उसको रॉलेट एक्ट में उसको वापस कर देते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान है। और ये क्वेश्चन आप मैं बोलूँगा, स्पेक्ट्रम एक बुक आती है जो पर्सनालिटी पर आती है, गांधी नेहरू टैगोर उस बुक का नाम है, स्पेक्ट्रम का। उस बुक का जो आप पढ़ेंगे, सभी मेन पर्सनालिटी हैं, उनके द्वारा क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, कौन से आंदोलन पार्टिसिपेट किए हैं, आप उस बुक को पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बहुत पतली सी बुक आती है और मेंस के लिए, एसे के लिए सबसे बेस्ट बुक है फ्रेंड। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्पेक्ट्रम इस क्वेश्चन के लिए, या कोई भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है उससे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 6 नंबर की, एग्जामाइन दी मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी था, विदेश नीति था, वो तो एक गुट निरपेक्ष का था। नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का आप नाम सुने होंगे। नाम समिट अभी भी होता है, अभी हाल ही में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है, वर्चुअल पार्टिसिपेशन दिए हैं। तो ये शुक्रान जो इंडोनेशिया के नेता थे उनके द्वारा मिलकर, मतलब 2-3 नेता थे, उनके द्वारा ये मिलकर बना था। तो ये नाम पॉलिसी था। कहा जाता है कि जो कोल्ड वार के समय हुआ था कि मतलब किसी के साथ नहीं जाना है, रसिया के साथ भी नहीं जाना जाए, अब यूएस के साथ नहीं, तो इसलिए अपना एक नाम गुट बनाते हैं, गुट निरपेक्ष जिसका नाम बोला जाता है। तो इस तरह से पंचशील जो है नेहरू का एक सिद्धांत हुआ करता था। तो इस तरह से ये नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है, किसी में इंटरफियर नहीं करना, किसी के देश के साथ अन्याय होता है उसका विरोध करना, चाहे वो फिलिस्तीन का इशू हो, चाहे और भी देश का इशू हो, तो ये चीज़ें नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में हुआ करती थी। तो उसके बारे में आपको लिखना है। चाहे जितने भी इंडिया चाइना के साथ फ्रेंडशिप का जो ट्रीटी हो, बाद में फिर वो तो ट्रीटी सही मायने में एक तरह से तोड़ दिया गया चाइना के द्वारा, और 62 के वार के रूप में हमें देखने को मिला। इंडिया चाइना भाई भाई की जो दी गई थी संज्ञा, वो मतलब कहीं ना कहीं वो धूमिल हुई, हमारे विश्वास को तोड़ने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में थी। तो ये सब पॉइंट आप जवाहरलाल नेहरू के जो विचार थे, जो देश विश्व को लेकर सोचते थे, या रसिया को लेकर या अमेरिका को लेकर, या और भी दो जो देश देखते थे कि जो कॉलोनियल देश थे, उनका भी आवाज़ नेहरू उठाते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक करेंट स्पेसिफिक जो सेकंड सेक्शन में है क्वेश्चन, व्हाट इज डोकलाम स्टैंड ऑफ, व्हाट आर इट्स अंडरलाइंग कॉजेज, एंड व्हाट डिड इंडिया लर्न ऑन डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म फ्रॉम इट, कैन द गार्डियन फिलॉसफी बी हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग सच डिस्प्यूट्स, इफ यस हाउ। फ्रेंड, डोकलाम विरोध अभी हाल ही में जो हुआ था, 17 में देखने को मिला था, 18 में, तो एक करेंट अफेयर न्यूज था। तो डोकलाम का इशू ये था कि जो एक चाइना की पॉलिसी एक्सेशनिस्ट की 5 पाम पॉलिसी है, जो 5 फिंगर के पाम के 5 फिंगर देखता है, तिब्बत को तो अपना लिया, इसको नेपाल पे भी है, चाहे बर्मा पर हो, या सिक्किम को, या अरुणाचल प्रदेश को, या अपना अंग बताता है। सियाचिन तो पहले ही 62 में एक्सेसन कर लिया, टेरिटरी अपने ऑक्युपाई कर लिया जबरन 1962 के वार के बाद। तो इस तरह से देखेंगे कि जो भी है चाइना का पॉलिसी, तो एक कारण बनती है कि जो टेरिटरियल एक्सपेंशन है या किसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब विरोध करती है, उसको ये मानती नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल का, या मैकमोहन लाइन जो दी उसको, ये मैकमोहन लाइन को भी ये नहीं मानती है। तो इस तरह से देखेंगे कि चाइना का जो पॉलिसी है हमेशा एक्सेशनिस्ट पॉलिसी है। और जो डोकलाम स्टैंड अप हुआ था, ये बॉर्डर पर हुआ था, बर्मा और इंडिया बॉर्डर पर देखने को मिला था। तो ये ऐसा था कि वहाँ जो बॉर्डर लैंड जो पहले से लेले से डिसाइड हुआ है, तो उसके वो चाइना उसको फॉलो नहीं करता है, और यही डिस्प्यूट का कारण बना। लेकिन इसमें पूछता है कि क्या विवाद को सुलझाने में गांधी दर्शन उपयोगी? यस फ्रेंड, से गांधी जी तो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें गांधी जी के कभी सिद्धांत, एक तो कॉलोनियल से वो आजाद करना चाहते थे, उनका पॉलिसी ये नहीं था कि हम किसी देश के टेरिटरी को ऑक्युपाई करें। आज भी देखोगे पीओके का मैटर हो,
तो इंडिया किसी दूसरे देश का टेरिटरी अपने में नहीं कब्जा किया है। अभी देखेंगे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ हुआ, तो इंडिया की ऐसी पॉलिसी नहीं रही जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पॉलिसी है, या जो उसका वहाँ शासन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इस तरह से गांधी जी के विचार तो हर जगह उपयोगी हैं। गांधी जी का थॉट था कि सबको एक समान देखो, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखो, या जो भी है टेरिटरी वो सभी का अपना सॉवरेनिटी होना चाहिए, और कॉलोनियल से आजाद कराना चाहते हैं, नहीं कि ये जो एक्सेशनिस्ट पॉलिसी था कि भारत को कोई और स्टेट जैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान को अपने में मिला लेना, या कि नेपाल को अपने ऐसा गांधी जी का थॉट नहीं था। और किसी भी चीज को आप जुट से आप जीत नहीं सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई पैक्ट करना पड़ता है, कोई संधि कर कहीं आपको बातचीत कर कहीं किसी चीज को सुलझा सकते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। एक करेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एलुसिडेट द डिमोनेटाइजेशन स्कीम इन योर व्यूज अप टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट ऑन लिक्वर बैन पॉलिसी ऑफ बिहार गवर्नमेंट। ये दो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, नोटबंदी किया गया था, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, और क्या योजना आपके विचार में सही था या असफल रहा। तो इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो इस फ्रेंड से आपको तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको सरकार के विरोध में नहीं देना, आपको मतलब कि एक बैलेंस व्यू रखना है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने जाते हैं, चाहे कोई अच्छा एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको एक थॉट ऐसा होना चाहिए कि किसी आप योजना को क्रिटिसाइज नहीं कर, चाहे वो असफल ही हुआ, क्योंकि आप उसी सर्विस का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो आपको उसको सही मामले में इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप डिमोनेटाइजेशन जो हुआ किया गया था, इसका मेन था कि जो मेन ब्लैक मनी का या जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी या जाली नोटों का संचार करते, उसको रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया। और उसके पहले भी 1967 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, लेकिन इस बड़े आधार पर पहली बार इस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये काफी हद तक सही भी रहा, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी रहे कि मतलब क्योंकि ये जो नोट की जो जरूरतें थी जो इकोनॉमी की, तो पहले से ये प्लान करके नहीं किया गया था। और प्लान इसलिए नहीं किया गया ताकि कोई भी योजना अगर पहले से ज्यादा प्लान होकर लोगों को बता दिया जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो बहुत लोग ये उस प्लान का फायदा उठा सकते थे, इसलिए अचानक किया गया था। और रातों रात जो पीएम के एक भाषण से शुरू होकर जो दिसंबर में किया गया था, ये पूरी तरह से देश में लागू किया गया, और जितने भी पुराने नोट था उनका चलन बंद कर दिया गया, और नए नोटों का संचालन कुछ दिन बाद किया गया था। इस तरह से बहुत सारे दिक्कतें हुई, बहुत सारी इकोनॉमी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारा ट्रेड हमारा दिक्कत हुआ, मतलब बहुत सारे एमएससी सेक्टर जो छोटे सेक्टर थे, छोटे मोटे किसान भी थे, वो इससे प्लान से परेशान हुए, इस स्कीम से बहुत ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन हाँ, ये आप इसको आप कंक्लूजन लिख सकते वे फॉरवर्ड में कि नहीं, ये योजना सही था, और कुछ हद तक जो गतिविधियां होती थी बॉर्डर पर वो कम हुई। जो ब्लैक मनी का जो नोट करेंसी का ब्लैक मनी से एक दूसरे से ट्रांसफर होता था हवाला के थ्रू, तो वो भी कम देखने को मिला। और जो भी ब्लैक मनी का सृजन होता था वो कुछ कम करने में योजना सफल रहा। तो इस तरह से आप इस डिमोनेटाइजेशन स्कीम को लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, लिक्वर बैन पॉलिसी ऑफ बिहार क्या इफेक्ट पड़ा। तो फ्रेंड्स, लिक्वर बैन के पॉलिसी तो बिहार में बहुत इफेक्टिव रहा। क्यों इफेक्टिव रहा कि जब आप डायरेक्टरी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, या फंडामेंटल राइट तो है कि हम कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, राइट टू लाइफ का है, राइट नाइट इक्वलिटी का है, या आर्टिकल 19 है। ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स देती है, सबको अधिकार है अपना खाने पीने का, कोई आप बैन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के हेल्थ पर डिटोरेट करता है तो डायरेक्टरी प्रिंसिपल के तहत स्टेट एक्शन ले सकती है, उसको बैन कर सकती है। और लिक्वर बैन
डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत किया गया, स्टेट का अधिकार है वो बैन कर सकते। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, लिक्वर बैन से क्या होता है कि जो गरीबों का पैसा जो बचा कर रखते हैं वो अपना शराब में ही खर्च कर देते हैं, तो एक तरह से उनका हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। लाइफ जीना जितना जीना होता है वो कम जीते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर ज़्यादा हानि करता है। ज़्यादातर ये गरीब लोग सेवन करते हैं। अच्छे लोग तो मतलब अच्छे चीज़ कर लेते हैं, उनके पास हेल्थ के लिए बहुत सारे साधन है, लेकिन गरीब लोगों के पास सरकारी ही साधन है। उनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता वो हेल्थ अपना सही भी कर सकते हैं। तो लिक्वर बैन उनके देखरेख में किया गया था। और इसके अलावा लिक्वर बैन के अलावा और भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई कि जो इसके थ्रू बेरोजगार हुए हैं तो कुछ कोई और भी दूध या मत्स्य पालन या और भी एग्रीकल्चर काम करें, तो इसमें और भी जो उद्योग लगाने की गवर्नमेंट के बिहार गवर्नमेंट के प्लान थी। इस तरह से लिक्वर बैन को इफेक्ट जो हुआ इकोनॉमी पर उसको दूसरे दिशा में कम करने की कोशिश की गई, दूसरे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। दूध मत्स्य पालन ये सब सारी चीज़ें बढ़ावा दी गई। गवर्नमेंट के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, लोन उपलब्ध कराए गए थे इस लिक्वर बैन के बाद। तो इस तरह से ये लिक्वर बैन काफ़ी हद तक सही रहा। एक्सीडेंट में भी कमी देखने को मिला। जो घरेलू में महिलाओं को जो अत्याचार झेलने को मिलता था पतियों के द्वारा, तो ये सब सारी चीज़ें क्राइम रेट में कम हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें जो क्राइम देखने को मिलते क्राइम में भी कम मतलब हुआ इस लिक्वर बैन के बाद। तो ये काफ़ी हद तक मतलब सोशल इफेक्ट पड़ा इस पर और काफ़ी हद तक सही रहा। इसको बहुत महिलाओं ने सपोर्ट किया, जो मतलब बहुत से स्कूल के सामने जो खुले थे जो लिक्वर का दुकान शॉप खुली थी उसको भी बंद किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे शिक्षा से लेकर सारी चीज़ों पर फोकस करके ये लिक्वर बैन सफल रहा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है थ्रोली एक्सप्लेन द डिस्प्यूट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड अमेरिका। इज यूनाइटेड नेशन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट? इफ यस हाउ, एंड इफ नो व्हाट आर द अंडरलाइंग रीजन, गिव सम सुटेबल रिजॉल्विंग दिस इशू। फ्रेंड्स, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया चाइना का जो देखेंगे, प्योंगयांग जो है राजधानी हुआ करती है, बॉर्डर हुआ करता है जो दोनों देशों का। तो थर्ड जो उत्तर कोरिया में, थर्ड जो दक्षिण कोरिया में थर्ड का जो अमेरिका द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था एक सैटेलाइट, जिसके द्वारा नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर था उस पर नज़र रखी जाती थी। तो इस तरह से नॉर्थ कोरिया के सोवरेनिटी पर एक तरह से अटैक था अमेरिका के द्वारा। लेकिन अटैक क्यों किया गया था? जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता था उसको अमेरिका कहीं बैन करना चाहता था। नॉर्थ कोरिया को कब का बैन कर दिया गया है, वीटो कर दिया गया है कि आप इसको न्यूक्लियर पावर आप नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई भी आप न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और आपका ट्रेड को सैंक्शन कर दिया गया था। इस देश पर ही पूरी तरह सैंक्शन किया गया अमेरिका को। तो ये नॉर्थ अमेरिका के जो किम जोंग वहाँ के जो प्रीमियर थे वो बहुत सारे इसके बावजूद भी अपना न्यूक्लियर मिशन चालू रखते हैं और किसी के डरते नहीं हैं। लेकिन उनका देखने को जो ट्रेड को देखने को मिलता है, देश से नेट कर दिया जाता है, दूसरे लोग से अलग कर दिया जाता है सैंक्शन हो जाने के बाद। तो इस तरह से देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जाती है, जो भी ट्रेड जो भी एग्रीकल्चर सारी एक्टिविटी बंद कर दिया जाता है। तो नॉर्थ कोरिया को अकेला छोड़ दिया गया है और नॉर्थ कोरिया इसी के विरोध में धमकी देते आ रहा है। साउथ कोरिया पर हमला हो या उसका सपोर्ट जो चाइना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है नॉर्थ कोरिया को। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन इस डिस्प्यूट में एक अच्छा काम किया कि मतलब जो न्यूक्लियर सैंक्शन जो नॉर्थ कोरिया पर लगा उसको बोला कि न्यूक्लियर सैंक्शन हम अमेरिका के द्वारा हटवा लेंगे, लेकिन तब हटाया जाएगा जब आप न्यूक्लियर टेस्ट है उसको रोकेंगे। आप उसे जो न्यूक्लियर आप रिएक्शन से आप बम का जो टेस्ट करते हैं तो उसको आप जब तक नहीं रोकते हैं तब तक आज पर सैंक्शन लगी रहेगी। तो इवन भी मतलब कुछ हद तक इस डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश किया गया, लेकिन पूरी तरह ने नॉर्थ कोरिया संतुष्ट नहीं हुआ। वो आरोप लगाता रहा कि इवन मतलब अमेरिका के हाथों खेलता है, अमेरिका ही उस पर ज़्यादा प्रभाव रहता है। चाइना के द्वारा जो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट वो भी प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को हमेशा डर रहता है कि साउथ कोरिया द्वारा हमें बहुत दबाया जाता है। लेकिन एक अमेरिका का सपोर्ट जो साउथ कोरिया में है, सपोर्टिव डेमोक्रेटिक जो लेकर है,
तो इस तरह से नॉर्थ कोरिया को ये अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सैंक्शन तभी हटाया जाएगा जब आप जितने भी एक्टिविटी है अनलॉफुल उसको आप बंद करेंगे, तभी आपको वीटो हटाएंगे। और जो भी आप एक्टिविटी है एक डेमोक्रेटिक वे में काम कीजिए, और जो आप तानाशाही है उस रवैये को ख़त्म करेंगे, तभी जाकर ये सब चीज़ सही हो सकता है। और इसका सही मायने में एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि जब तक आप लोगों को आज़ाद नहीं दे करेंगे, जब तक लोगों की अपनी सैंक्शन करके लगा के रखेंगे, नॉर्थ कोरिया उसके प्रीमियर के द्वारा वहाँ के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा तनसाही देखने को मिलती है। बहुत लोग जो बात नहीं मानते हैं प्रीमियर का, उनके सर काट कलम कर दी जाती है। कितने अमेरिकन जो विजिट करने जाते थे उनको हत्या कर दी गई, और कितने नागरिकों जो वहाँ के अच्छे अच्छे नागरिकों हत्या जो किम जोंग के द्वारा की। तो इस तरह से अमेरिका इसके खिलाफ रहता है, इवन भी इस तरह के मामले को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन इस प्रारूप में नहीं ख़त्म हो सकता है जैसा ये नॉर्थ कोरिया का बिहेव रहता है। लेकिन अभी हाल ही में ये संबंध कुछ अच्छे हुए हैं। जब हाल ही जो किम जोंग की मरने की खबर आती है तो अमेरिका बहुत ज़्यादा निगाहें रखता है। ट्रंप हमेशा बात करते रहते हैं नॉर्थ कोरिया से, तो एक बैलेंस व्यू लेकर चलते हैं कि ताकि नॉर्थ कोरिया को भी ज़्यादा डिट्रोएट नहीं किया जाए, उसको भी एक अपने विचार रखने का मौका दिया जाए, लेकिन एक ही शर्त पर कि जब ये न्यूक्लियर अपना रिएक्टर का जो टेस्ट है उसको बंद करे, और जो भी है उसको जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको समाप्त करने की कोशिश करे। तो इस तरह से आप एक बैलेंस व्यू आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट वेयर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट्स इंट्रोडक्शन इन इंडिया, व्हाट वेयर द प्रो एंड कॉन्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया इकोनॉमी एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। फ्रेंड्स, जीएसटी जो गवर्नमेंट का एक अमेंडमेंट करके एक एक्ट लाया गया 2016 में, ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो टिन वैट जो टैक्स लगते थे या इंटर स्टेट टैक्स लाते थे उसको एक टैक्स कंप्लायंस में लाने के लिए जीएसटी लाया गया, ताकि एक देश का एक टैक्स सिस्टम हो। और जो भी टैक्स पर जो भी रिग्रेसिव टैक्स लगते थे, रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, कोई वस्तु का मूल्य कहीं 100 रुपये है तो दूसरे स्टेट में ज़्यादा हो जाता था क्योंकि वहाँ टैक्स अलग होते थे। डेस्टिनेशन टैक्स ना होकर ये ट्रांसपोर्ट टैक्स या और सारी चीज़ें स्टेट अपने से लगा, उस सब चीज़ों को कम कर एक वैल्यू में लाने के लिए, एक सिस्टम में लाने के लिए जीएसटी लेकर आया गया था। और रीजन क्या थे कि जो भी टैक्स है, मतलब बहुत सारे टैक्स जब लगते थे जो बर्डन पड़ता था व्यापारियों पर चाहे लोगों को, क्योंकि अंत में तो लोगों के पास ही टैक्स देना पड़ता है ना, जो भी आप खरीदेंगे इनडायरेक्ट टैक्स होकर जाता है। तो इस पर इफेक्ट जो पड़ता था उसको कम करने की कोशिश जीएसटी के थ्रू किया गया। जैसे आप कोई शॉप खोलते हैं, कोई आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे एक तो रजिस्टर करना पड़ता है, बहुत सारे टैक्स भरने पड़ते हैं, और इस तरह से आपको एक बर्डन हो जाता है टैक्स। उसको कम करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम चालू किया गया था, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ऑल इंडिया, और उससे आप कहीं भी आप कोई भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सब जगह का टैक्स एक समान रहेगा। कुछ प्रोडक्ट जैसे पेट्रोलियम और लिक्वर हो गया, सिनेमा, ये सब चीज़ों को, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ों को ये स्टेट पर ही छोड़ दिया गया, और बाकी को टैक्स कंप्लायंस में जीएसटी के थ्रू लाया गया। इसका प्रो यही है कि इससे बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा, कम समय में टैक्स का मतलब लेखा जोखा सरकार को मिल पाएगी, और जो भी इफेक्ट जो पॉकेट पर पड़ता था उसको कम करने की कोशिश की। जो व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, कोई सामान बहुत कीमती हो जाता था किसी स्टेट के लिए, उसको कम करने की कोशिश किया गया है। और इस तरह से एक इकोनॉमी को एक जो इन्वेस्टमेंट जोन बनाना चाहते थे, हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बनाना चाहती है, एमएसएमई लाना चाहती है, मेक इन इंडिया, इसको बढ़ावा देना चाहती है, ताकि जो भी एक टैक्स सिस्टम है, बाकी अलग विदेशी में आपको एक सिस्टम देखने को मिलता है, यूरोपियन में या
कनाडा अमेरिका में एक सिस्टम टैक्स का जो सिस्टम होगा, लेकिन हमारे देश में हर स्टेट का अलग सिस्टम होगा, उसको खत्म करने का दूर करने का ये कोशिश किया गया जीएसटी के थ्रू। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को लिख सकते थे। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स, थ्रो लाइट ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स on 1948 by UNO, what were the major efforts made by the Bihar government in fostering them in decade in last decade। मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों का सर, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ये म्यांमार को जो इशू को लेकर है, बांग्लादेश का जो इशू का लेकर है, उससे ये क्वेश्चन करेंट अफेयर बेसिक क्वेश्चन था और इस पर पूछा गया था कि बिहार पर प्रकाश डालिए। बिहार में ऐसा कोई लॉ नहीं बना, जैसे रोहिंग्या का इशू चल रहा था, बंगाल या असम का जो इशू चल, बिहार में ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा कोई देखने को नहीं मिला इफेक्ट। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स होता है उसको आप डिफाइन करेंगे। ह्यूमन राइट्स क्या होता है फ्रेंड्स कि वो राइट जो किसी पर्सन के लिए डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, लीड करने के लिए जरूरी होता है, और एक इंटरनेशनल लॉ है। एक ह्यूमन राइट्स क्या है, एक इंटरनेशनल कंसेप्ट ऑफ लॉ है, और जो भी है कि मतलब एक इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, मतलब सबको एक समान देश का, एक चाहे वो रेस कलर का हो, सबको एक समान देखना हो, चाहे किसी भी देश का। तो रोहिंग्या का जो इशू है इंडिया और म्यांमार के बीच देखने को मिला, या बांग्लादेश का जो इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला इंडिया में या बिहार में या बंगाल रीजन में या असम रीजन में, तो इस तरह से देखेंगे कि जो एनपीआर लाया गया, सीए लाया गया, तो ये सारी चीज़ों क्या ह्यूमन राइट्स पे इफेक्ट करती है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना था। और क्या इंडिया यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का फॉलो करता है, तो ये इंडिया इस पर सिग्नेटरी नहीं है, ये फॉलो नहीं करता है, लेकिन ह्यूमनिटी बेसिस पर जितने भी हैं काम ये इंडिया करते आ रहा है। पहले भी बहुत सारे लोगों को यहाँ शरण दिया है पहले से भी, लेकिन ये सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को जो विदेशी जो इन्फिल्ट्रेशन है, या इंडिया में बहुत आज़ादी के बाद बहुत से आकर रह गए बांग्लादेश, उनको नागरिकता भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आप ये बिहार कंसेप्ट में भी लिखेंगे, और जो सीए एनपीआर का इशू था इसमें आप प्रकाश डालेंगे और ये सारी पॉइंट लिखेंगे, तो आपको एक अच्छा बैलेंस व्यू आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सेक्शन 3 है जो डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप जब मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे रीजनिंग का, तो उससे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मेंस का जो जीएस पेपर 1 है, तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको एक ओवरव्यू बैलेंस भी बताया। आप नोट्स बना सकते हैं, और एक जो करेंट अफेयर जो न्यूज चलते हैं, जो इशू चलते हैं, फर्स्ट पेपर में तो स्टैटिक हर बार पूछा जाएगा, चाहे किसी भी आंदोलन से हो, एक क्वेश्चन तो हर बार आएंगे। आपको मैं एजुकेशन का एक वीडियो कराऊंगा जिसमें सारे एजुकेशन डेवलपमेंट इन ब्रिटिश रूल के समय क्या क्या हुए थे वो सब डिस्कस कर लूँगा। जब मौर्य हिस्ट्री में मौर्य काल पढ़ाऊंगा, तो उसमें मौर्य आर्ट और गुप्ता काल में गुप्ता आर्ट, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मौर्य आर्ट में मथुरा पेंटिंग या मथुरा आर्ट या अमरावती पेंटिंग या आर्ट, या ये जितने में गंधारा आर्ट है या पेंटिंग है, ये सारी चीज़ें मैं मौर्य जब पढ़ाऊंगा मौर्य काल का हिस्ट्री में, तो सारी चीज़ मैं कराऊंगा। और कहाँ कहाँ आपको साइट देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चर, पिलर या अशोक स्तंभ, ये सारी चीज़ें मौर्य में आपको अशोक का ज़्यादा वर्णन देखने को मिलेगा। धम्म पॉलिसी है, बीपीएससी मेंस पीटी दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये जरूरी हो जाता है। गांधी जी का जितने भी आंदोलन है या जो भी उनका थॉट रहा है, ये सारी चीज़ मैं एक अलग वीडियो में कराऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का क्या योगदान है, पर्सनालिटी बेसिक क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में दिया हुआ एक बुक आती है स्पेक्ट्रम का, गांधी नेहरू टैगोर का उस बुक का नाम है। तो उससे आप सारा पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, तो उसका आपको एसे में कोट करने के लिए जरूरी हो जाता है उसको पढ़ना, और आप उस बुक्स का मेंस में भी आंसर राइटिंग में आप उस बुक से कर सकते हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है नाम को लेकर, या और सारे जो गुट निरपेक्ष की पॉलिसी हो, पंसिल हो, तो जवाहरलाल नेहरू की जितनी फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में आप लिखेंगे। और जो भी थॉट है इंडिया को लेकर कि कैसा देखना चाहते थे, कॉलोनियल जितने भी देश थे उनको आज़ाद करना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू का ऐसा थॉट भी था,
और ये जो डोमिनेटेशन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2017 में, ये बहुत न्यूज में रहा था 16-17 में, तो उससे पूछा गया था। करंट अफेयर आप कर सकते हैं, अगर विजन 365 आप पढ़ेंगे तो कर लेंगे। ये भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा दे रहा था कि क्या युद्ध हो सकता है, जो सपोर्ट किया जाता है चाइना के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें उस समय करंट अफेयर न्यूज में रहा। जीएसटी भी जो अमेंड करके एक्ट बनाया गया था, जीएसटी एक्ट आया था, तो ये भी करंट स्पेसिफिक क्वेश्चन था। ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन जो उससे रोहिंग्या बांग्लादेश का इन्फ्लिटेशन है, तो उन सब चीज़ों से ये क्वेश्चन लिया गया था। और इसको आप करंट स्पेसिफिक आप क्वेश्चन को आप विजन 365 पढ़ेंगे तो आपको इजीली हो सकता है, या पेपर पढ़ेंगे तो आप उसको आप इजीली कर सकते हैं। जो लिक्वर बैन था, तो इस पर तो एक क्वेश्चन बिहार का था, तो आपको देखें उसमें बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिला। मैंने खुद बहुत सारे द हिंदू में या बहुत सारे जगहों पर आर्टिकल देखने को मिला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट का कंप्लीट का मैटर हो। तो ये सारी चीज़ें इस करंट अफेयर उस साल के देखने को मिला था। इस पेपर में भी ये चीज़ पूछा गया है। तो आप अगर करंट अफेयर सही है तो पेपर पेपर जीएस पेपर 1 का सेक्शन सेकंड जो करंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो उसको आप कर सकते हैं। और स्टैटिक तो मैं पूरा कराऊंगा जब वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।